नमस्कार। कुछ कहानियाँ शब्दों में नहीं, एहसासों में जीती हैं। आज की कहानी है अमाकड़ी, अमृता प्रीतम की ऐसी रचना जो समाज के नियमों और एक अनकहे दर्द को सामने लाती है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर उस इंसान के दिल में उतर जाएगा जिसने कभी अकेलेपन और बेबसी को करीब से महसूस किया हो। आइए सुनते हैं अमाकड़ी बोलती किताबें पर। किशोर के होंठ जवानी के रोष और बेबसी के गर्म पानियों में उबल रहे थे, और इन होठों से जब उसने अपनी विवाह की पहली रात में अपनी बीवी के जिस्म को छुआ, उसे लगा कि वह एक कच्चा सलजम खा रहा था। किशोर के बाप ने आज सारी हवेली का मुंह माथा बिजली की रोशनी से संवारा हुआ था, पर किशोर के सोने के कमरे को आज सारी हवेली से विशिष्ट रूप देने के लिए किशोर की बहनों ने और किशोर की भाभियों ने, जिनमें उसके दोस्तों की बीबियां भी शामिल थी और जिनके साथ उसके दोस्त भी मिले हुए थे, मोमबत्तियों की रोशनी चुनी थी। किशोर ने मोमबत्तियों की रोशनी में अपनी बीवी की मुंह की ओर देखा। उसकी बीवी के गोरे गोरे मुख पर एक मुस्कान थी। फिर किशोर ने मोमबत्तियों की मुख की ओर देखा। मोमबत्तियों के गालों पर पिघलती मोम के आंसू बह रहे थे, और किशोर का दिल किया कि वो अपनी बीबी से कहे कि यह देख, इन मोमबत्तियों के आंसू तुम्हारी एक मुस्कान का मूल्य चुका रहे हैं। किशोर ने अपनी जुबान दांतों के नीचे दबा ली। उसे लगा कि अभी उसकी बीबी खिलखिलाकर हंस उठेगी और कहेगी, आज इस हवेली की बैठक को तो देखा। अगर एक कोने में रेडियोग्राम पड़ा है तो दूसरे कोने में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, तीसरे कोने में कपड़ों से भरे पूरे ट्रंक पड़े हैं, और चौथा कोना पलंगों और अलमारियों से भरा हुआ है, और हवेली के दरवाजे पर खड़ी मोटर। ये सब चीजें तुम्हारे दिल का मूल्य चुका रही हैं। किशोर ने एक एक कर सारी मोमबत्तियां बुझा दी, जैसे हाथ से उनके आंसू पोंछ लिए हों, और फिर उसे लगा कि इस अंधेरे ने अपने रुमाल से उसकी बीवी की मुस्कान को ढक दिया था। काफी देर बाद जब किशोर को यह लगा कि घर के सारे लोग और उसकी बीवी सब सो गए, वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और हल्के से कमरे का दरवाजा खोलते हुए हवेली के बगीचे में चला गया। हवेली का माथा बिजली की बत्तियों में चमक रहा था। बड़े मालिक के हुक्म के मुताबिक यह रोशनी पूरी रात इसी तरह रहनी थी। किशोर ध्यानपूर्वक हवेली को देखने लगा, और फिर देखते देखते उसे अमाकड़ी के गले में पहनी हुई कुर्ती याद आई। काले सूप की छोटी सी कुर्ती जो सीप के सफेद बटनों से मड़ी हुई थी। किशोर को अपना ननिहाल याद आया। अपने ननिहाल गांव का अजरा जाट याद आया, और इस अजरे जाट की बेटी अमाकड़ी याद आई। किशोर जब कॉलेज में पढ़ता था, एक बार अपनी माँ के कहने पर गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल चला गया था। फिर पूरे 3 सालों के लिए उसने सारी की सारी छुट्टियां अपने ननिहाल गांव के लेखे में लगा दी थी। अमाकड़ी, यह भला तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? किशोर ने उससे पूछा था। हमारे गांव में आम बहुत होते हैं। लोग उन्हें चूसते भी हैं, उनका अचार भी डालते हैं, उनका मुरब्बा भी डालते हैं, उनकी चटनी भी बनाते हैं, और उनकी फांके सुखाकर मर्तमान भर लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे भी आम की एक फांक समझ लिया और मेरा नाम अमाकड़ी रख दिया था। उस तीखी, पतली और सांवली लड़की ने बड़े भोलेपन से किशोर को जवाब दिया। पहले साल की छुट्टियां तो पूरी हंसी खेल में बीत गई थीं। सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि शहर से गांव जाते समय किशोर ने माँ की जो बात कही थी, मैं तुम्हारी बात नहीं मोड़ता, पर
इतनी बात अभी बता देता हूँ कि मुझसे गांव में अधिक दिन नहीं कटेंगे। 5-7 दिन रहूंगा, फिर बाकी की छुट्टियां बिताने के लिए किसी दोस्त के पास चला जाऊंगा। वह बात किशोर को याद न रही। गांव में बहुत से आम के बाग थे। एक बाग अमाकड़ी का भी था। किशोर सारा दिन आम के उस बाग में बैठा रहता था। यहीं बैठकर पढ़ता था और दोपहर में आमों की छाया में चारपाई डालकर वहां सोता रहता था। दोपहर को चलती लू में चाहे जमीन गर्म हो जाती थी, पर घड़ों का पानी ठंडा हो जाता था। अमाकड़ी ने उसके लिए अपने बाग में एक कोरा घड़ा ला रखा था, जिस पर उसने चपनी के स्थान पर कांचे का एक चमकता कटोरा औंधा धरा हुआ था। न मालूम दोपहर की लू के हाथों या कोरे घड़े की सुगंध के हाथों या कांसे के चमकते कटोरे के हाथों किशोर को बार बार प्यास लग जाती थी। और जब वह आमों की रखवाली करती बैठी हुई अमाकड़ी को पानी पिलाने के लिए कहता, तो अमाकड़ी हर बार उसे कहती थी, किशोर बाबू, तुम्हें हर समय प्यासी लगी रहती है। और अमाकड़ी की हंसी उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियों की तरह खनक उठती थी। किशोर को पूरी की पूरी अमाकड़ी आम की एक टहनी जैसी लगती थी। अमाकड़ी अपने गले में कच्ची हरे रंग की कमीज पहनती थी, जो किशोर को टहनी के हरे पत्तों जैसी लगती थी। और जिस दिन जब कभी वह अपनी कमीज बदल आती, तो किशोर उसे उस कमीज की याद दिला दिया करता था। और फिर अगले दिन अमाकड़ी उस कमीज को धोकर सुखाकर फिर पहन आती थी। बस इस तरह पहले साल की छुट्टियां हंसी खेल में ही बीत गई थी। किशोर शहर लौट आया था और शायद कोई नन्ही सी कोयल सी अमाकड़ी का आकर्षण भी अपने साथ ले आया था, जिसे उसने सिर्फ उस समय महसूस किया था जब अगले साल की छुट्टियां हुई और किशोर फिर ननिहाल चला गया था। इस बार जब उसने गांव जाकर अमाकड़ी को देखा, तो उसे लगा कि पिछले साल तो तीखी सी, पतली सी और सांवली सी अमाकड़ी आम की टहनी सी लगती थी। इस बार वो पूरे आम का पौधा बन गई थी। घने पत्तों जैसे बाल अमाकड़ी के माथे पर गिर रहे थे और इस बार उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी ने आम की फांके काटकर उसके मुंह पर रख दी हो। किशोर अमाकड़ी के मुंह की ओर देखता रह गया था और किशोर को उस समय होश आई जब अमाकड़ी ने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली थी, आम की फांके ढक ली थी और फिर जल्दी से आमों के बाग की ओर भाग गई थी। वैसे दूसरे दिन किशोर ने देखा कि पेड़ों की छाया में उसके लिए एक नई खाट डाली हुई थी और खाट के पाए के पास पानी से भरा हुआ एक कोरा घड़ा रखा हुआ था। और उस दिन दोपहर को अमाकड़ी जब बाग में आई थी, उसने गले में कच्चे हरे रंग की कमीज पहनी हुई थी और हाथों में उसी रंग की कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। इन छुट्टियों में अमाकड़ी के लिए किशोर की भूख जगी हुई थी और फिर यह भूख उसकी आंतों में सुलगने लगी थी। इसी भूख के हाथों दुखी होकर एक दिन किशोर ने अमाकड़ी की बांह पकड़ ली थी। अमाकड़ी ने बांह छुड़ाकर कहा था, किशोर बाबू, आम की इस फांक को खाकर तुम्हारा क्या संवरेगा? आज तुम इसे चखोगे और दूसरे दिन एक छिलके की तरह फेंक जाओगे। अमाकड़ी ने अपना मुंह परे कर लिया था और किशोर का मुंह भूख से तड़पता रह गया था। यह छुट्टियां हंसी खेल में नहीं बीतती थी, बल्कि आंसुओं की तैयारी में बीतती थी। इस बार किशोर जब शहर लौटा था, कुछ आहें वह अपने साथ ले आया था और कुछ आहें वह अमाकड़ी को दे आया था। और फिर वह अगले साल की गर्मियों का इंतजार न कर पाया था। सर्दी की छुट्टियां चाहे थोड़ी थी, पर वह कांपते पैरों से अपनी ननिहाल पहुंच गया था और अपनी जेब में वह दुनिया के सारे इकरार भरकर ले गया था। और इस बार
अम्मा कड़ी ने उसके लिए अपने मन की फांक चीरकर अपने तन की थाली में परस दी थी। और फिर अगले साल जब गर्मी की छुट्टियां हुई थी, किशोर फुर्ती से अपने ननिहाल गया था, तो उसने अम्मा कड़ी को आम की फांक को अपनी दोनों आंखों से चूम कर कहा था, आज तुम्हारे घुंघराले बाल मुझे शहद के छत्ते से दिखाई देते हैं और तुम्हारे होंठ कोरा शहद, और मेरी आंखें ये शहद की मक्खियां नहीं लगती तुम्हें? छत्ते को संभाल कर हाथ डालना। अम्मा कड़ी ने उत्तर दिया था और किशोर को सचमुच लगा जैसे आंखें शहद की मक्खियां की तरह उसके दिल को लड़ गई हो, और अब उसके दिल पर एक सूजन चढ़ी जा रही थी। आम की फांक को शहद के छत्ता बने अभी थोड़े ही दिन हुए थे जब किशोर ने एक दिन उसके ताजे घुंघराले बालों को सूंघकर उससे कहा था, शराब मैंने कभी नहीं पी, पर तुम्हें देखते ही मेरे होश हवास खो जाते हैं। और इस तरह अम्मा कड़ी का रूप इस तरह हो गया था जैसे वह आमों के रस को, शहद की बूंदों को और शराब के घूंटों को मिलाकर खा गया हो। उस बार किशोर जब अम्मा कड़ी से बिछड़ने लगा था, अम्मा कड़ी की बाहें उसके बदन से छूटते समय ऐंठ गई थी, और बावरी हुई अम्मा कड़ी ने किशोर की बाहों पर जगह जगह अपने दांत सटाकर लाल निशान उखाड़ दिए और कहा, ये अनार के फूल जितने दिन तुम्हारी बाहों पर खिले रहेंगे, उतने दिन मुझे याद तो करोगे, मेरी जंगली बिल्ली, मेरी हलकाई बिल्ली। और किशोर ने अपनी बाहों पर उभरे लाल फूलों को चूमकर एक आम की फांक का, एक शहद के छत्ते का और एक शराब की सुराही का एक नया रंग देखा था। उन गर्मियों में बरसात कुछ जल्दी पड़ गई थी, और उस दिन अम्मा कड़ी ने शाम की हल्की सर्दी में अपने गले में काले सूप की वह कुर्ती पहनी हुई थी, जिसकी सारी छाती सीप के सफेद बटनों से मड़ी हुई थी। अम्मा कड़ी के कानों में चांदी की बालियां थी और हाथों में कांच की चूड़ियां थीं। बस यही मुट्ठी भर बटनों का, तोला भर चांदी का और थोड़े से कांच का श्रृंगार करके अम्मा कड़ी खड़ी हुई थी। उस दिन किशोर को पहली बार एक अल्हड़ गंवारिन लड़की के श्रृंगार का और पढ़ी लिखी शहरी लड़कियों के श्रृंगार का फर्क समझ में आया। उस दिन से लेकर किशोर को अपने शहर की और अपने कॉलेज की सभी लड़कियां कोट हैंगरों की सी दिखाई देने लगी थी। उन हैंगरों पर कोई तरह तरह के फैशनों के कपड़े सीकर टांग देता है। फिर किशोर के मन की यह खुशबू और अम्मा कड़ी के मन की यह खुशबू गांव से उड़ती उड़ती शहर में आ पहुंची थी। और जब किशोर के बाप को इस बात का पता चला, तो उसने किशोर की माँ को पास बिठाकर कहा था, एक बार अगर कोई मोहब्बत के कुएं में गिर पड़े तो वह किसी से नहीं निकाला जाता। यूं ही बेटे को न गवा देना, जल्दी से विवाह का रस्सा डाल दे और इसे कुएं से निकाल दे। यह नहीं था कि किशोर ने हाथ पांव नहीं मारे थे, पर उसके माँ बाप की जिद एक तैराक की तरह शादी में हाथ का रस्सा लेकर इस कुएं में उतर पड़ी थी और किशोर को कस बांधकर इस कुएं में से निकाल लाई थी। आज विवाह की पहली रात थी और किशोर अम्मा कड़ी को इस तरह याद कर रहा था जैसे कुएं की जगत पर खड़ा होकर कुएं में झांक रहा हो। अब उसे मालूम था कि अगर वह चाहे तो लौटकर इस कुएं में नहीं गिर सकता था, क्योंकि अब उसकी गर्दन में उसके विवाह का रस्सा बंधा हुआ था। पर फिर भी अभी वह कुएं की जगत से नहीं उतर पा रहा था। शायद इस कुएं का जो पानी उसने पिया था, वह पानी उसकी नाड़ियों से अपना हक मांग रहा था। रात शायद खत्म होने पर आई थी। हवेली की बत्तियां एक एक करके बुझने लगी थी और किशोर को लगा कि अम्मा कड़ी के गले में पहनी हुई कुर्ती से कोई सीप के बटनों को एक एक करके उतार रहा था। सवेरे जब किशोर की बहनों और भाइयों ने रात के जगने से किशोर की लाल हुई आंखें देखी, तो वे हंसी से दूरी होती किशोर को छेड़ने लगी। आपकी ही दुल्हन थी, कहीं भाग तो नहीं चली जाती थी?
इतनी क्या पड़ी थी सारी रात जगने की? तो किशोर ने मुंह नहीं खोला था। पर फिर जब किशोर की बहनों ने दहेज में आए हुए रेफ्रिजरेटर को बड़े चाव से खोलते हुए किशोर से पूछा था, वीर जी, इसमें कौन कौन सी चीजें रखें? तो किशोर का भीजा हुआ मुंह खुल गया। इसमें सलजम रख दो, किशोर ने कहा और एक ओर चला गया। कितने ही दिन बीत गए। आमों का मौसम आया। घर के सब लोगों ने आमों को दिल भरकर फ्रिज में ठंडा किया, पर किशोर ने आम को मुंह न लगाया। सवेरे की चाय के समय अगर मेज पर शहद पड़ा होता, किशोर बिना चाय पिए कमरे से चला जाता। किशोर के दोस्त आते, फ्रिज में शराब की बोतलें रखते, पर किशोर ने कभी कसम खाने को भी एक घूंट न भरा। और जब एक बार उसकी बहन खींच उठी, उसकी भाभियां गुस्से हो गई और उसके दोस्त उस पर बरस पड़े, तो सिर्फ एक बार किशोर के मुंह से निकला, तुम मुझे कोई चीज न दिया करो खाने को, बस सलजम दे दिया करो, सलजम। मैं सिर्फ सलजम खाने के लिए ही जन्मा हूँ। फिर गर्मियाँ आ गई। किशोर के ससुराल वालों ने किशोर का और उसकी बीबी का कमरा एयर कंडीशन्ड करवा दिया। उन्होंने कहा था, हमारी गुल्लो को गर्म कमरे में रहने की आदत नहीं। किशोर जब कारखाने से उठकर दोपहर का खाना खाने के लिए घर आता, तो रोज उसकी बीवी उसे ठंडे कमरे में थोड़ा आराम करने को कहती। किशोर ने अपने मन में धार लिया था कि मैं एक मर्द नहीं, मैं एक बैल हूँ। मैं सारी उम्र चुप रहकर सलजम चरता रहूंगा और आंखों पर पट्टी बांधकर उसी जगह पर घूमता रहूंगा जहां मेरी बीवी मुझे घुमाएगी। इसलिए किशोर ने कभी अपनी बीवी का कहा नहीं मोड़ा था। फिर कुछ दिन के बाद किशोर को लगा कि उसके सारे अंग सोते जा रहे हैं। वह घड़ी पल के लिए आराम को लेटता तो सारा दिन पलंग पर पड़ा रहता। अब उसे अम्मा कड़ी भी याद नहीं आती थी। उसका लहू ठंडा होता जा रहा था। उसके ख्याल सुन्न होते जा रहे थे। वह बर्फ का एक टोटा बनता जा रहा था। किशोर की सेहत की सबको चिंता हुई। एक डॉक्टर आता तो एक जाता। बड़ी गर्म दवाइयां किशोर के गले से उतरती। वह भी गले के नीचे उतरते उतरते बर्फ की गोलियां बन जाती थी। फिर एक घटना घट गई। किशोर की ननिहाल से खत आया कि किशोर को शायद गांव की खुली हवा माफिक आ जाएगी और उसके ननिहाल वालों ने उसे बुला भेजा। किशोर ने खत पढ़ा, पर उसके सुन्न अंगों में कोई हरकत न हुई। पर उस रात किशोर को एक सपना आया। सपने में उसकी खाट आम के पेड़ों के नीचे डाली हुई थी। खाट के पाए के पास एक कोरा घड़ा रखा हुआ था। घड़े पर कांसे का कटोरा औंधा पड़ा हुआ था और अम्मा कड़ी जब कटोरे में पानी डालकर किशोर को देने लगी, कटोरा उसके हाथ से गिर गया और अम्मा कड़ी एक कोयल बनकर उसके पास से उड़ गई। कोयल की कूकों से किशोर की आंखें खुल गई। अपने ठंडे ठहरे हाथों से जब किशोर ने अपने मुख को टटोला, तो गर्म आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। किशोर घबराकर पलंग से उठ बैठा और उसे ख्याल आया कि अगर वह इस घड़ी, इस पल, इस कमरे से न निकला, तो मुश्किल से पिघले हुए ये आंसू उसकी हड्डियों की तरह, उसके घुटनों की तरह और उसके ख्यालों की तरह जम जाएंगे। और फिर वह स्टेशन की ओर चल निकला। उस ओर चल पड़ा जिस ओर से कोयल की कूक आ रही थी। दूसरे दिन दोपहर के समय जब आमों के बाग में पहुंचा, सचमुच ही उस जगह पर एक खाट डाली हुई थी, जो जगह पूरे 3 साल उसके लिए रक्षित रही थी। किशोर के पैर ठिठक गए। जाने आज मेरी इस खाट पर कौन लेटा हुआ है। और फिर खाट पर कोई लेटा हुआ था। उसने करवट बदली और किशोर के कानों में चूड़ियां खनक उठी। किशोर ने आगे बढ़कर अम्मा कड़ी के पांवों को छुआ और जब अम्मा कड़ी ने चौंक कर अपने पैर परे किए, तो किशोर ने देखा कि अम्मा कड़ी अब आम की फांक नहीं थी, आम का छिलका थी। अब शहद का छत्ता नहीं थी, शहद की मक्खी थी। और अम्मा कड़ी अब शराब की सुराही नहीं थी, सुराही का ठीकरा थी। किशोर बाबू,
अम्मा कड़ी ने कोयल की कूक की तरह कहा। किशोर ने घुटने के बल बैठ अपना सिर खाट पर रख दिया। अब तू यहाँ किस लिए आया? अम्मा कड़ी ने बिलक कर पूछा। ठंडी दुनिया में जम गया हूँ, मैं गर्म लू की तलाश में आया हूँ, किशोर ने खाट से सिर उठाकर कहा और फिर अम्मा कड़ी के हाथ को अपने कांपते हाथों में लेकर कहने लगा, आखिर मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान, एक मर्द। अम्मा कड़ी ने धीरे से कहा, एक इंसान, एक मर्द। किशोर ने अम्मा कड़ी के शब्दों को दोहराया। जो मोहब्बत के आसन से उठकर विवाह की बेदी पर जा बैठे, वह इंसान होता है, वह मर्द होता है। और अम्मा कड़ी ने किशोर की बाह पर एक जानवर की तरह झपटकर अपने सारे दांत गड़ा दिए। किशोर अपनी बाह पर उभरे खून के फूल को देखने लगा और थकी हुई टूटी हुई अम्मा कड़ी सिरहाने पर सिर रखकर कहने लगी, यह अनार का फूल नहीं, यह जहर का फूल है। तू मुझे जंगली बिल्ली कहा करता था ना, हल्काई बिल्ली। मुझे सचमुच तुम्हारे हल्काई होठों का जहर चढ़ गया है अम्मा कड़ी। इस दुनिया में मेरी कोई दवा नहीं, किशोर ने तड़प कर कहा। कोई हल्काया हुआ जानवर काट जाए तो तुम्हें मालूम है कि 14 टीके लगवाते हैं। अभी तो तुमने एक ही टीका लगवाया है, अभी तो तुमने एक ही विवाह किया है, कम से कम 14 तो कर ले। और अम्मा कड़ी की आंखें बौरा गई। कहानी समाप्त हो गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले अंक में। नमस्कार।